प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना। पीएम के दौरे से दोनों देशों के संबंधों को मिलेगी और मजबूती। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी पेशी। ईडी ने पूछताछ के बाद कल रात किया था गिरफ्तार। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दायर की है याचिका। संसद में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें। सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी। लोकपाल ने दिए थे जांच के आदेश। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री भूटान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करके कई महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से जो निष्कर्ष निकलेगा उससे भूटान और भारत के जो आपसी रिश्ते हैं वो आगे आने वाले समय में हमें और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो जो भारत और भूटान के बीच जो आदान प्रदान की जो परंपरा है उसे और ज्यादा मजबूती आगे आने वाले समय में हमें मिलती हुई नजर आएगी। और अधिक जानकारी के साथ ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। ऋषि, फिलहाल प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर। आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट और इस यात्रा के बाद में भारत और भूटान के जो रिश्ते हैं, आपसी संबंध है, वो और कितने मजबूत होंगे? ऋषि, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी। जी ऋषि, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और इस यात्रा से, इस दौरे से भारत और भूटान के जो आपसी रिश्ते हैं वो आगे आने वाले समय में और कितने मजबूत और प्रबल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो यात्रा है निश्चित तौर से इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि जो भारत की नीति है कि पड़ोसी प्रथम नीति के तहत हम अपने पड़ोसियों के साथ जो मधुर संबंध बनाकर रखते हैं और खास तौर से भूटान के साथ जो हमारे संबंध हैं, उस संबंधों की जो श्रृंखला है उसको और ज्यादा प्रगाढ़ करने के दिशा में इस तरीके की यात्राएं, खासतौर से प्रधानमंत्री की यात्रा से और ज्यादा जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं और क्षेत्रीय मसलों पर जो हमारी चर्चाएं चल रही हैं इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो भारत और भूटान के बीच में जो अस्थायी साझेदारी की जो अनूठी पहल हम दोनों देशों ने स्थापित कर रखी है, उसके आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना को और ज्यादा आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत है और जो लोगों के बीच मधुर संबंध है और खासतौर से जो हमारे असाधारण संबंधों में जो गहराई और जीवंतता है, उससे उस पक्ष को इन यात्राओं से, इस तरीके की यात्राओं से और ज्यादा मजबूती मिलती है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि भूटान और भारत के बीच में जो ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध है उसमें तमाम आर्थिक पहलू भी जुड़े रहे हैं। इस मायने में भी ये यात्रा महत्वपूर्ण हो सकती है। और भूटान की कई बार जो भारत की जो तमाम जो सकारात्मक पक्ष है, खासतौर से जो तकनीकी के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में, इन सब चीजों में भी भूटान और भारत के बीच में आपसी साझेदारी होती रही है। और भूटान ये चाहता है कि जैसे कि भारत में जो आईआईटी की तरफ जो संस्थान है उस तरीके के संस्थान वहां पर खुले। तो ऐसे तमाम पहलू हैं जिनको आगे बढ़ाने में इस तरीके की यात्राओं से मदद मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ऋषि आपका। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है। प्रवर्तन निदेशालय ने बीते कल अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
आपको बता दें कि लगातार 9 समन भेजने के बाद में ईडी की टीम 10वें समन के साथ कल शाम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और यहां पर अरविंद केजरीवाल से करीब 2 घंटे पूछताछ हुई। इस दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर ही मौजूद रहे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत अरविंद केजरीवाल का बयान भी दर्ज किया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की अर्जी के साथ आम आदमी पार्टी ने कल रात में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आज सुबह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। करीब 10:30 बजे का वो समय रखा गया है जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को झटका लग चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या अपना अहम फैसला सुनाता है, ये आज पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की बीते कल करीब 2 घंटे पूछताछ हुई ईडी की तरफ से उनके आवास पर और उसके बाद में 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। और वहीं इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार ईडी के समन को अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब जवाब देना ही होगा। बार बार ईडी के समन्स का इन्होंने उपस्थित होने से इनकार किया। ये भी कमाल है कि एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं संविधान और कानून के अनुसार आचरण की, वो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में भाग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोई राहत तो नहीं दी उनको। और ये मामला कितना गंभीर है, इसकी परत दर परत उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री 8-10 महीने से जेल में है, उनके एक सांसद जेल में है, जो दक्षिण भारतीय एंगल है कविता जी, वो भी रिमांड पर हैं। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को 9 समन इससे पहले भेजे जा चुके थे। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ईडी ने कब कब अरविंद केजरीवाल को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 को पहला समन दिया गया ईडी की तरफ से, लेकिन वो उसके बाद में पेश नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से पूछा कि आपने समन में मुझे ये नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूं या फिर गवाह। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इसका बहाना यह भी लगाया कि ये नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है, जब पहला समन उन्हें भेजा गया। दूसरा समन 21 नवंबर 2023 को भेजा गया अरविंद केजरीवाल को और इसमें भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि व्यक्तिगत पेशी के लिए उनके खिलाफ ये समन जो है उसे जारी किया गया है और इस बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। नोटिस कानून के अनुरूप नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। और उसके बाद में फिर अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया गया 3 जनवरी 2023 को और तीसरे समन पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि ईडी के समन में ये स्पष्ट नहीं है कि उसने मुझे व्यक्तिगत तौर पर या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया है। तो 3 जनवरी 2024 को ये तीसरा समन भेजा गया। उसके बाद में चौथा समन भेजा गया 18 जनवरी 2024 को। ईडी का ये चौथा समन
और इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ये पूरी एक राजनीतिक साजिश रची गई और उसका हिस्सा है। तो हर समन पे अरविंद केजरीवाल अलग अलग बहाना बनाते हुए नजर आए हैं। उसके बाद में 2 फरवरी 2024 को ईडी की तरफ से 5वां समन अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया और 5वें समन में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले की तरह ही इस समन को भी गैर कानूनी ही बताया। उसके बाद में 19 फरवरी को ईडी की तरफ से 6ठा समन जारी किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और 6ठे समन पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। वो इतने में कोर्ट में पूरा मामला पहुंच गया, तो ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हर समन पर अलग अलग बहाना बनाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री नजर आए। ईडी की तरफ से 7वां समन 26 फरवरी 2024 को जारी किया गया और अरविंद केजरीवाल ने 7वें समन पर अपना बहाना बनाया और 7वें समन पर बहाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि क्या ईडी या केंद्र सरकार को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए और उसके आदेश का इंतजार करना चाहिए। एक के बाद एक समन जारी किए गए अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो एक भी समन पर पेश नहीं हुए ईडी के सामने। उसके बाद में ईडी की तरफ से 8वां समन भेजा गया 4 मार्च 2024 को और इस 8वें समन पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जब 8वां समन आया तो उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री दिल्ली के पेश नहीं हुए पूछताछ के लिए और अलग बहाना बनाते हुए वो नजर आए। तो हर एक समन पर अलग अलग बहाना उन्होंने बनाया और अभी हाल ही में ईडी की तरफ से 9वां समन भेजा गया और 9वें समन पे 21 मार्च 2024 को उन्हें पेश होना था। शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को ये 9वां समन जारी किया था और 21 तारीख को भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए ईडी के सामने, जिसके बाद में ईडी 10वां समन लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है और 2 घंटे पूछताछ के बाद में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है वो मामला दरअसल आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली शराब घोटाला है क्या। दरअसल नई शराब नीति क्या थी, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में एक नई शराब नीति लागू की। राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी जो ये पूरी शराब नीति नई आई थी। और नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट भी कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया गया सीधे तौर पर देखा जाए। और इस नई नीति लागू होने के बाद में 100% दुकानें प्राइवेट हो गई, सारी दुकानें प्राइवेट हो गई, एक भी सरकारी दुकान नहीं बची। जिसके बाद में दिल्ली सरकार ने इसको लेकर भी एक नया तर्क दिया। इसको लेकर तर्क दिया गया कि दिल्ली सरकार को इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यह तर्क दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए चुकाने पड़ते थे, 25 लाख रुपए देने पड़ते थे और नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। तो सीधे तौर पर किस तरीके से ठगा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके और वहीं नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को ही नुकसान होने के आरोप लगे हैं। बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात इसमें कही जा रही है कि दिल्ली सरकार ने बड़े शराब कारोबारियों के साथ मिलकर उन्हें फायदा पहुंचाया। शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें भी आईं। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश की इस पूरे मामले में और दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि उसके बाद में नई शराब नीति को रद्द भी कर दिया गया था। जब कई सारे सवाल इस नीति पर उठने लगे तो इसे रद्द कर दिया गया। और अब बात कर लेते हैं कि नई शराब नीति में 4 नियम तोड़ने के आरोप लगे हैं। GNCTD अधिनियम 1991 व्यापार नियमों के लेन देन को लेकर के आरोप लगे हैं कि उसको तोड़ा गया। 1993 दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 इसको तोड़ने के आरोप इसमें लगे हैं। साथ ही दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010, तो कुल 4 नियम तोड़ने के आरोप इस नई शराब नीति में लगाए गए हैं।
और वहीं अगर कुछ दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी के ढोल पीटते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने बड़बोला बयान देते हुए कहा था कि अगर केजरीवाल चोर है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। लेकिन अब ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी अब खुद सवालों के घेरे में है। अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। और वहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी भी होनी है। बीती 12 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने मनीष सिसोदिया की रिमांड अवधि आज तक के लिए बढ़ा दी थी, तो उनकी भी आज पेशी होनी है। होगी। साथ ही देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल को जब कल रात गिरफ्तार किया गया तो अरविंद केजरीवाल की भी आज पेशी होनी है। इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितता के मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली BRS नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार BRS नेता के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। के कविता ने साथ ही रिमांड ऑर्डर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है और इस याचिका में के कविता ने कहा कि रिमांड का आदेश संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार नहीं है, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी राज्यों की अदालतों के लिए भी बाध्यकारी होगा। के कविता ने PMLA कानून की धारा 19 को भी चुनौती दी है। तो ये तो बात हो गई दिल्ली को लेकर के। इसके अलावा बात कर लेते हैं अन्यों की, जहां पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में CBI ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। लोकपाल के आदेश के बाद FIR दर्ज की गई। लोकपाल ने महुआ मोइत्रा से पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में CBI से जांच के आदेश दिए हैं। लोकपाल ने CBI की प्राथमिक जांच और सुनवाई के बाद पाया कि महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने और MP लॉगिन पासवर्ड देने की बात सही है और मामले की जांच CBI से करवाई जानी चाहिए। पिछले साल दिसंबर में अनैतिक आचरण के लिए महुआ को लोकसभा से भी निष्कासित कर दिया गया था। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में महुआ पर कारोबारी हीरा नंदानी से महंगे गिफ्ट और पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां इस वक्त पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। चुनावी प्रचार में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर रही हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। ये सीटें तमिलनाडु की हैं, जहां पर आपको बता दें कि पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। चेन्नई साउथ से पार्टी ने तेलंगाना के पूर्व गवर्नर तिमिलिसाई सुंदरराजन को उम्मीदवार बनाया है। तो पार्टी ने कोयंबटूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को नीलगिरी से और पी राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से टिकट दिया गया है। और बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी कल अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इसमें 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तीसरी सूची में कांग्रेस ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अधीर रंजन को उनकी मौजूदा सीट बहरामपुर से टिकट दिया गया। तो वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ से वसंत राव चौहान के नाम का ऐलान किया गया। तीनों लिस्ट को मिलाकर कांग्रेस अब तक 138 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज एक बार फिर से अहम बैठक होनी है और आज की बैठक में कांग्रेस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगी। और वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष M.K. स्टालिन आज से अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं।
स्टालिन का तिरुचि और पेरम्बलूर से चुनाव अभियान शुरू करने का पूरा कार्यक्रम है। चुनावी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तमिलनाडु में द्रमुक 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9, माकपा, भाकपा और वीसीके 2, एमडीएमके, आईयूएमएल और केएमडी के एक सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। इन सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां भारत सरकार ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत कल 12 भारतीयों को हैती से सुरक्षित निकाला गया। इस ऑपरेशन की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। गुरुवार को 12 भारतीयों को वहां से निकाला गया। मदद करने के लिए डोमिनिकन गणराज्य की सरकार को धन्यवाद भी उन्होंने दिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब खेलों की कर लेते हैं, जहां आज से इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का आगाज हो रहा है। आईपीएल के 17वें सीजन के पहले मुकाबले में आज गत चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इस बार चेन्नई टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी की जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में होगी। सीएसके और आरसीबी के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें गत चैंपियन सीएसके ने 20 मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी की टीम 10 मैच ही जीत सकी है। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा है और इस तरह धोनी की टीम का पलड़ा आरसीबी की तुलना में भारी नजर आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी निखिल के साथ। नमस्कार। होली रंगों का त्योहार है। इस त्योहार में लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों के चेहरे पर गुलाब अबीर लगाकर होली खेलते हैं। होली के त्योहार के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उत्साहित रहते हैं। सबसे ज्यादा होली का इंतजार बच्चों को रहता है। होली में गुलाल अबीर और पक्के रंग मिलते हैं। अधिकांश रंग केमिकल युक्त होते हैं जो त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृत्रिम रंगों से त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। होली बहुत ज़्यादा खूबसूरत त्यौहार है और हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, मगर एज अ डॉक्टर उसको बहुत सेफली खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो होली के रंग में पाए जाते हैं, जैसे कि हेवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, लेड पाया जा सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ग्लास का टुकड़े हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें ब्लाइंडनेस कर सकती है, कैंसर कर सकती है, पिगमेंटेशन क्रिएट कर सकती है, ऐसे शरीर में बीमारियाँ क्रिएट कर सकती हैं जो हम नहीं सोच सकते कि हमारे त्यौहार से हुई हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि रंग आपके हेल्दी हो, सेफ हो, ऑर्गेनिक हो, या आपके किचन से खुद बने हुए रंग हो, ना कि मार्केट के केमिकल वाले कलर्स हो। जानकारों का कहना है कि केमिकल वाले रंगों के बजाय हर्बल वाली रंग और अबीर से ही होली खेलनी चाहिए। देखिए, हर्बल कलर्स बहुत अच्छे हैं और अब तो हमारी सरकार भी उन्हें बनाती है। मैं खुद तिहाड़ झील से ही कलर्स मंगाती हूँ, बहुत साल हो गए हैं। सो वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कलर्स हैं। इस तरह के आप अपने नज़दीकी कोई सेंटर को ढूंढिए, ऑर्गेनिक कलर्स को ही यूज़ करिए, वरना घर से संतरा, अंडा, दही, बीटरूट, चकुंदर, इनका जूस, इनके कलर से आप खेलिए। पानी से होली खेलिए, गुलाब जल से खेलिए, पहले तो टेसू के फूलों से खेली जाती थी, गेंदे के फूलों से खेलिए। हेल्दी सेफ होली खेलिए, इस त्यौहार को एंजॉय करिए मगर सेफली। अगर रंग लग जाए तो उसे जबरदस्ती न छुड़ाएं। होली खेलते समय पूरी बाजू वाले कपड़े भी पहनें ताकि अधिक से अधिक त्वचा ढकी रहे। त्वचा पर तेल लगाकर होली खेलें। बालों को खतरनाक कृत्रिम रंगों और गुलाल से बचाने का प्रयास करें। आंखों में रंग या गुलाल न जाए इसका ख्याल रखें। नाखूनों की सुरक्षा के लिए महिलाएं नेल पेंट लगाएं।
रंग भरा गुब्बारा किसी पर न फेंकें। आपने कलर खेला है उसको एंजॉय करिए, ये नहीं कि आपकी बॉडी पे या फेस पे कहीं और आप उसको बैठ के घिस रहे हैं। घिसने से वो कलर और अंदर जा सकता है, शरीर के अंदर एलर्जीज और अलग अलग बीमारियां क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा घिसा ना जाए, सिर्फ बेसन और दही के द्वारा उसको घिस के थोड़ा बहुत निकाला जाए। साबुन जो भी हो उस ऐसा होना चाहिए जिससे आर पार दिखता हो, ना कि कोई रंग वाला साबुन हो, क्योंकि आर पार दिखने वाले साबुनों में केमिकल कम होता है। तो उससे आप नहाएं होली के रंग छोड़ने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहे। होली खुशियों का त्योहार है, आप होली खेलें जरूर, लेकिन सावधानी के साथ। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर